नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अमृता और इस पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि फियरलेस जर्नलिज्म क्या है एंड गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी पर इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज हमारे साथ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड जर्नलिज्म के एक्सपर्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड टीचिंग एजुकेशन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। सो नमस्कार सर, आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अमृता, और ये पहला पॉडकास्ट है आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने आमंत्रित किया और इस पॉडकास्ट में अपनी बात रखने का मौका दिया। जी सर, सबसे पहले सर, आज का जो पॉडकास्ट है हमारा फियरलेस जर्नलिज्म पर है। तो फियरलेस जर्नलिज्म क्या है, सबसे पहले तो आप हमारे ऑडियंस को इससे अवेयर कराइए कि फियरलेस जर्नलिज्म क्या है। फियरलेस जर्नलिज्म या फ्री प्रेस जिसे हम बोलते हैं। जी जी। फ्री प्रेस का मतलब स्वतंत्र पत्रकारिता, और स्वतंत्र पत्रकारिता तभी हो सकती है जब प्रेस स्वतंत्र रहे। जी बिल्कुल। पत्रकार स्वतंत्र रहे, उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना हो। और सरकारें क्या करती हैं, एक लोकतंत्र में चतुर्थ स्तंभ माना जाता है प्रेस को या मीडिया को। जी जी। उसका एक प्रमुख स्थान है। अगर आप देखें भारत का इतिहास, तो पत्रकारिता की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने के लिए। अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों का संघर्ष, लोगों के अंदर की चेतना को जागृत करने के लिए। जी। और उस समय जो हिक्की गजट निकला वो फ्री प्रेस का पर्याय बना कि किस तरह से स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को जागृत किया जा सकता है। तो यही लोकतंत्र में कार्य होता है। फियरलेस जर्नलिज्म का मतलब ही है, जैसे गांधी जी ने कहा है कि लोकतंत्र में लोगों के मन की बात करने के लिए तथ्यात्मक रूप से, सत्य रूप से पत्रकार को उनके जो मन की बात है उनके सामने रखनी चाहिए, सत्य चीज़ें रखनी चाहिए। वही फियरलेस जर्नलिज्म। सर, फियरलेस जर्नलिज्म में सरकार कैसे वर्क करती है? जैसे चीज़ें तो हैं और बहुत सारे जो जर्नलिस्ट होते हैं तो वो जब फियरलेस होके चीज़ें वर्क करते हैं सरकार में, तो सरकार के लिए ये तो एक बहुत खतरा भी होता है कि सरकार की जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं उनको जब मीडिया रखती है ऑडियंस के सामने, तो उसके लिए सरकार कैसे वर्क करती है फियरलेस जर्नलिज्म में? देखिए, किसी भी देश की सरकार, जहाँ पे लोकतांत्रिक सरकारें हैं, उसका काम ही होता है लोक कल्याण का। जी। और लोक कल्याण में जो भी बाधाएं आती हैं, मीडिया उस पर ध्यान रखती है कि कहाँ पर लोक कल्याणकारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, और जो जन कल्याण के लिए होना चाहिए था उसमें या तो भ्रष्टाचार हो रहा है या उसमें बहुत जो है व्यवधान आ रहा है। जी जी। तो कहीं ना कहीं मीडिया चतुर्थ स्तंभ अगर है तो वो सत्ता से उसका संघर्ष रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि कई बार सत्ता ये सोचती है, यानी सरकारें ये सोचती हैं, जहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें वो सोचती हैं कि हमारी अच्छी ही बातें जनता तक जाए। बिल्कुल। क्योंकि सरकार चलानी होती है और फिर से चुनाव में जाना होता है एक निश्चित समय के बाद। तो मीडिया के द्वारा वो एक प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं या अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, पब्लिक ओपिनियन सेट करना चाहते हैं। तो इस वजह से मीडिया और सत्ता में या तो संघर्ष होता है या तो सत्ता मीडिया को किसी तरह से प्रभावित करने की कोशिश करती है। सर देखिए, आज की जो जनसंख्या जिस तरह बढ़ती जा रही है और उसी तरह नौकरियों का जो स्तर है वो भी धीरे धीरे घटता जा रहा है। बहुत सारे जो युवा हैं आज के टाइम में यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू बहुत सारी जगह पे अर्निंग कर रहे हैं, साथ ही साथ मीडिया का भी काम कर रहे हैं वो, ठीक है। बट कुछ चीज़ें होती हैं जब सोशल मीडिया पे वो मीडिया से रिलेटेड या जो भी सोशल इशू से रिलेटेड वो बातें जब रखते हैं, पर कुछ चीज़ें वो छुपा लेते हैं अपनी नौकरी को बचाने के लिए। कहीं कहीं होता है कि जो चीज़ें सत्य उनको नहीं रखते हैं वो लोग भी, और माना जाता है ऐसा भी कि जब चीज़ें छुपने लगती हैं वो अपनी नौकरी बचाने के लिए सरकार से या सरकार के खिलाफ ना बोलने के लिए जब चीज़ें छुपाते हैं, तो ये भी कहा जाता है कि मीडिया को गोदी मीडिया भी बोल देते हैं कि ये तो गोदी मीडिया हो गई है जो कि सरकार के पक्ष में रह के बोल रही है और चीज़ें जो
सत्य है उसे नहीं रख रही सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए, तो इसके और भी पक्ष हो सकते हैं क्या? देखिए, ये जो टर्म है गोदी मीडिया, ये तो किसने दिया? किसी एक पक्ष ने दिया, किसी एक जर्नलिस्ट ने दिया, या बहुत सारे लोगों ने मिल के दिया। ये विचार का, चिंतन का विषय हो सकता है, लेकिन जब मीडिया पर टीआरपी और जो व्यवसायीकरण है जी। वो दोनों हावी होने लगे, वैश्वीकरण, व्यवसायीकरण और टीआरपी, ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं मीडिया के लिए एक तरह से बंधन का काम करते हैं। तो मीडिया को करना क्या है? मीडिया जो फियरलेस जर्नलिज्म की बात है, तो टीआरपी से बाहर निकलना पड़ेगा, व्यवसायीकरण से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप परिवर्तन ला सकते हैं या परिवर्तन की ओर बढ़ सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नया करा सकते हैं, कुछ नए करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारें खराब होती हैं, अच्छी होती हैं, लेकिन लोग उनको जागृत कर, सरकारों को एक सही दिशा की ओर ले जाने का काम मीडिया और जनता कर सकती है। लेकिन सत्य को बचाने से ज़्यादा लोग नौकरी बचाने पर ही ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि देखिए, जो एक अनिश्चितता का माहौल जब क्रिएट होना शुरू होता है, विश्वसनीयता की जब जहाँ पे कमी आती है, तो वहाँ ये सब चीज़ें होती हैं। और जब एक देश प्रगति तभी कर सकता है जब हर क्षेत्र में वो प्रगति करे। जी बिल्कुल। और जब हर क्षेत्र में प्रगति होगी, तभी जो आप कह रही हैं नौकरी बचाने के लिए, सत्ता में रहने के लिए, या मीडिया में व्यवसायीकरण, वो सारी चीज़ें वहीं पे ख़त्म होंगी जहाँ पे सब अपना अपना काम परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे। सर, जो आज के दौर में ये फियरलेस जर्नलिज्म का जो ये मतलब रहा है कि लोग समझते हैं कि फियरलेस जर्नलिज्म वही है सरकार से लड़ना या फिर सही जानकारी पहुंचाना। क्या मतलब है फियरलेस जर्नलिज्म का? सरकार से लड़ना या फिर सही जानकारी पहुंचाना? देखिए, फियरलेस जर्नलिज्म किसी से लड़ना नहीं, फियरलेस जर्नलिज्म खुद एक संघर्ष है। और ये फियरलेस जर्नलिज्म आता कहाँ से है? ये सत्य से आता है, ट्रुथ को उजागर करना। जब आप सच को उजागर करते हैं, सच को सामने लाते हैं तथ्य के साथ, तथ्य सच तभी माना जाएगा जब तथ्य के साथ सामने आता है, फैक्ट हो जी। और जब फैक्ट होगा तभी उस पर विश्वास होगा, और जब विश्वास होगा तो जन भावना उसके लिए, उस मीडिया के लिए, उस जर्नलिज्म के लिए, उस संस्थान के लिए जन भावना आगे आएगी। तो अकॉर्डिंग टू यू कि आज के टाइम में क्या जानकारी पहुंचा रहे हैं लोग या फिर लड़ रहे हैं सरकार से? देखिए, लोग सरकार से लड़ रहे हैं, खुद से लड़ रहे हैं, स्वयं से लड़ रहे हैं, ये कहना तो बहुत ही जल्दबाजी होगा। ये कहना अपने आप में सही नहीं होगा। हमें एक जर्नलिस्ट को या जर्नलिज्म जो करने वाले लोग हैं, किसी से लड़ना नहीं है, उनको सच को सामने लाना है। मारिया रेसा का उदाहरण है, हमारे सामने एग्जाम्पल है कि फिलीपींस में जब इस तरह का आदेश आया कि जितने भी ड्रग लेने वाले लोग हैं उनको या तो मार दिया जाए या तो गवर्नमेंट को सूचित कर दिया जाए, उनकी हत्या कर दी जाएगी। और ये बहुत बड़ा अभियान चलाया गया वहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा, और मारिया रेसा ने इस पर जर्नलिज्म किया, इसमें अपनी पत्रकारिता, अच्छी पत्रकारिता की, ट्रुथ को सामने रखा। किस तरह से जो सही लोग हैं उनको भी मार दिया गया या उनके खिलाफ भी ये चीज़ें आरोपित की गई, उनको भी जेल में डाला गया, और इसी निर्भीक पत्रकारिता के कारण उनको नोबेल प्राइज़ भी 2021 में मिला। जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि फियरलेस जर्नलिज्म ही अपने आप में सच को आगे ले आना है। और जब आप सच के साथ खड़े होते हैं तो वहीं पे आप फियरलेस हो जाते हैं। पर सर, आज के टाइम में क्या है कि आज सत्यता की राह पे जो भी पत्रकार चलता है उसका किसी न किसी तरह कत्लेआम कर दिया जाता है, और जिसके लिए कुछ भी नहीं हो पाता है, ना तो सरकार करती है ना ही लोग आवाज़ उठाते हैं, जो कि उठाना चाहिए। बट कहीं ना कहीं ये दूसरे पत्रकारों के मन में एक डर पैदा करता है कि सत्य की राह पे चलने के लिए कि अरे भाई कत्ल कर देते हैं, और कोई बोलता भी नहीं, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाता। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, गंभीर मसला है
और अभी 2025 में ही जैसे राघवेंद्र वाजपेयी जो कि यूपी के हैं, उन्हें गोली से मार दिया गया। और भी हरियाणा में धर्मेंद्र सिंह जी हैं, उनकी भी हत्या कर दी गई है, मर्डर करवाए गए हैं, बट उन पे आज तक किसी ने कोई सवाल नहीं उठाए। देखिए, गंभीर मामला है, बहुत सारी जगहों पे ऐसे केसेस सुनने को मिलते रहते जी, हैं। जी। अन्य देशों में भी ऐसे जो पत्रकारों की हत्याएं हो जाती हैं या उन्हें किडनैप कर लिया जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है जी। तो ये सारे मामले आते रहते हैं। इस पे सरकारों को स्टैंड लेना चाहिए कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रेस का रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और फियरलेस प्रेस होना चाहिए, फ्री प्रेस होना चाहिए। इससे क्या होता है, देश मजबूत होता है, देश का विकास होता है। और पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, पत्रकारों के हित के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वही एक फ्री प्रेस ही, फियरलेस प्रेस ही क्या होता है, देश की आवाज़ बनता है। जी, जी। लोगों की आवाज़ बनता है, सरकार को सपोर्ट करता है उसको विकास करने के लिए, सरकार को सही जानकारी मुहैया कराता है। सरकारी एजेंसियां कितनी सही जानकारी मुहैया कराएंगी? जितना एक इंडिपेंडेंट रिपोर्टर आपको एक सही जानकारी मुहैया कराएगा, उतना कोई सरकारी एजेंसी आपको सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराएगी। सही बात है। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि फ्री प्रेस, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट या फियरलेस जर्नलिज्म के द्वारा बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं। तो ये सुरक्षा प्रदान करना सरकार का काम है, लोगों का काम है, देश का काम है, पर जो लोगों अच्छे के पत्रकार जिससे सामने आ सकें। आप देखिए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जी भारत 151 पे और 180 देशों में से, तो क्या स्थिति है हमारी कि 151 पे हम हैं इस समय 180 देश में से, तो हम बहुत नीचे हैं अभी तो हमें जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बहुत आगे बढ़ना है। तो उसके लिए ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। सरकार तो ना करे एक अलग मामला है, पर इसके लिए लोग भी आवाज़ नहीं उठाते, जो कि लोगों के मुद्दे को एक पत्रकार उठाता है और उन्हीं के भलाई के लिए जब चीज़ें करता है और सरकार तक उनकी आवाज़ बनता है। पर सरकार के जो नहीं कर रहे हैं, ना तो उनके बचाव के लिए चीज़ें कर रहे हैं, बट ये है कि सरकार भी डरती है फियरलेस जर्नलिज्म से। तो सरकार को क्या क्या खतरा है एक फियरलेस जर्नलिज्म से? देखिए, एक तो बहुत ज़रूरी बात आपको बता दूं कि सोशल प्लेटफॉर्म के आ जाने के कारण जो फेक खबरें हैं, र्यूमर्स हैं जी, झूठी खबरें जिनको हम कह सकते हैं, जी जी, 6 गुना तेजी से आगे बढ़ती हैं जो सच की खबरें हैं उनसे। आज के जो टाइम अच्छी खबरें हैं उनसे ज़्यादा तेज, 6 गुना ज़्यादा तेज आगे बढ़ती है। एक रिसर्च आया, और जब 6 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये खबरें आगे बढ़ती हैं तो जर्नलिज्म का, मीडिया का, फियरलेस जर्नलिज्म की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि इस 6 गुना तेज़ी से बढ़ने वाली झूठी खबरों को कैसे तथ्यात्मक ढंग से फर्जी करार दिया जाए, कैसे उसको लोगों के सामने ये रखा जाए कि ये झूठी खबरें। 1-2 खबरें आप देखते हैं, झूठी खबरें, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब लगातार झूठी खबरें देखते हैं, लगातार र्यूमर्स, लगातार फेक न्यूज़, उससे आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आता है, उसके आपके जीवन में बहुत नकारात्मक परिवर्तन आते हैं। तो ये देश के लिए भी खतरा है। जी जी, कहते हैं कि आज के टाइम में जो दिखता है वो बिकता है, बट ऐसा कुछ नहीं, जो दिखता है वो वायरल हो जाता है। और इसी का जो न्यूज़ के थ्रू है कि अब लोगों का धीरे धीरे मीडिया पर से भी एक है विश्वास उठता जा रहा है। जब मीडिया निष्पक्ष होता है तब एक होता है कि समाज आगे बढ़ता है। नौकरी बचाने के चक्कर में बहुत सारे पत्रकार हैं जो कि जो भी कहा जाता है उनके साइड से वो बोल देते हैं। तो वो करते क्या है, क्या आने वाले समय में निष्पक्ष पत्रकारिता की उम्मीद है? देखिए, बहुत सारी तकनीक आ गई है, AI का ज़माना है, सोशल प्लेटफॉर्म्स इतने सारे हैं, लगातार तकनीक बदल रही है, मीडिया की दुनिया बदल रही है, खबरें देने का तरीका बदल रहा है जी। तो आने वाला दौर बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, और इस चुनौतीपूर्ण दौर में, इन चुनौतियों में वही पत्रकार सफल होगा, वही मीडिया सफल हो सकती है जो खबरों को सच्चाई के साथ लोगों तक ले जाए। क्योंकि झूठी खबरों का अंबार आपके सामने होगा, और उस अंबार में से सच को खोजना बहुत मुश्किल काम होगा।
और एक सच के साथ देने वाले पत्रकार या सत्य को उजागर करने वाले पत्रकारों की डिमांड बढ़ेगी। पर अक्सर तो आने वाले समय में हम युवा पीढ़ी से यही अनुरोध करेंगे और यही हमारी अपेक्षा है जी जी कि ऐसे पत्रकार निकल करके आएंगे, ऐसे जर्नलिस्ट आएंगे जो लोकतंत्र के लिए अच्छा काम करेंगे, जो जन कल्याण के लिए अच्छा काम करेंगे। जी जी, देखिए जो भी एक फियरलेस जर्नलिस्ट होता है उसे भी सरकार से और लोगों से बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो कुछ ऐसे 5 मेन चैलेंजेस बताइए जो कि सरकार जो एक फियरलेस जर्नलिस्ट को फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग फियरलेस जर्नलिज्म। फेयरलेस जर्नलिज्म के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि तथ्य के साथ सत्य को परोसना। जी जी। दूसरा है कि भ्रष्टाचार को उजागर करना। तीसरा है जन कल्याण में आ रही बाधाओं को दूर करना। चौथा है टीआरपी। पांचवा है वो जो है उसे कहीं ना कहीं देश विरोधी करार दिए जाने का खतरा। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक सरकार से जब एक पत्रकार होता है, जब किसी भी सरकार से सवाल पूछने लगता है, अक्सर उसे राष्ट्र विरोधी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? जब सवाल पूछना तो एक पत्रकार का काम ही है, अगर वो सरकार से सवाल पूछ रहा है तो उसे राष्ट्र विरोधी क्यों करार दिया जा रहा है? देखिए ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पे लोगों को भी विचार करना चाहिए। जी जी। और जो लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा कहते हैं, उनको भी विचार करना चाहिए। और कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट को भी विचार करना चाहिए, पत्रकार को भी विचार करना चाहिए कि पूछने का तरीका और कहने का ढंग क्या होना चाहिए और किस इंटेंसिटी के साथ, किस दमदारी के साथ उस चीज़ को वो जनता के बीच ले जाए जिससे उसको भी एक जन समर्थन, पब्लिक ओपिनियन उसके लिए एक हासिल हो सके। और समय समय पे ऐसा नहीं है कि कोई एक सरकार इसके लिए दोषी है। लगातार जिसकी भी सरकार होती है एक लोकतंत्र में, वो प्रेस को दबाने का प्रयास करता है और इस प्रेस के दबाने के प्रयास में वो कुछ ऐसे नियम, ऐसे कानून सामने आ जाते हैं जिसका इम्प्लीमेंट उसके ऊपर किया जाता है और उसको प्रेशराइज किया जाता है। तो ये दोनों साइड से सोचने और समझने की ज़रूरत है कि एक पत्रकार की भूमिका क्या होगी, एक राजनीतिज्ञ की भूमिका क्या होगी और जो लोक कल्याण के लिए किए जा रहे हैं काम हैं उसमें जो बाधा डाल रहे हैं उनकी भूमिका को कैसे और न्यून किया जा सके, अच्छा, कम किया जा सके। जब ये सच्चाइयाँ जो है दबने लगती हैं, फिर कहा जाता है कि मीडिया बिक गई है, सच्चाई दब जाए और लोग कहें कि मीडिया बिकने लग गई है। तो सच्चाई ना दबे और इसके लिए हम पत्रकारों को क्या करना चाहिए या लोगों को उस पत्रकारों के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि आज तक जितने भी पत्रकार उठे हैं, मुद्दे उठाए हैं, लोग तो खैर बहुत ही कम साथ देते हैं, बट सच्चाई ना दबे और मीडिया ना बिके। और ये जो कथन है कि जब मीडिया बिक जाती है और सच्चाई दब जाती है, तो इस कथन के लिए अगर सच्चाई ना दबे तो पत्रकार क्या कर सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो पत्रकारिता का जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए जी। जब आपके पास ये जुनून और जब जज्बा होगा तो आप सत्य के लिए, तथ्य के लिए लोगों के सामने ले जाएंगे, तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करेंगे। और व्यवसायीकरण के इस दौर में कहीं ना कहीं बहुत सारी चुनौतियां पत्रकारों के सामने, मीडिया संस्थानों के सामने खड़ी। कि मीडिया संस्थान चलाने के लिए भी व्यवसायीकरण के इस औद्योगिक मीडिया के युग में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो इन सारे मुद्दों पर ध्यान देते हुए और जो मीडिया के लिए बात आती है, मीडिया को अपने आप को बचाना है तो उसे अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी शायरी आज वो क्रेडिबिलिटी अगर अपनी ख़त्म कर लेंगे, जैसा कि आप कह रही हैं कि मीडिया बिक गया है, मीडिया दब गया है, तो आने वाले समय में क्रेडिबिलिटी बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मीडिया के लिए।
ऐसे बोलते ये भी हैं कि जिस मीडिया को जनता के लिए मोमबत्ती होना था वो आज सत्ता के लिए अगरबत्ती हो गया। तो इस पे क्या कहना है आपका कि जहां मोमबत्ती बनना था लोगों के लिए आज वो सत्ता के लिए अगरबत्ती बन के घूम रहा है? नेपोलियन बोनापार्ट कहा करता था कि हमें एक विरोधी अखबार से जितना डर लगता है उतना 100 खंजरों से भी नहीं लगता है। सही बात है। तो अखबार हो, प्रेस हो, मीडिया हो, और वो भी फ्री प्रेस हो, फियरलेस जर्नलिज्म हो, तो सच से तो डर लगता है। किसको लगता है सच से डर? जो लोग सच के साथ ही नहीं होते। तो इसलिए जो है वो तो डर और संघर्ष रहेगा। और डर कहाँ रहेगा? डर रहेगा जो लोग सच के साथ नहीं हैं, जो भी सरकारें आती हैं जो लोग कल्याण के लिए काम नहीं करती हैं, जो अच्छे मुद्दों के लिए काम नहीं करती हैं, तो मीडिया के लिए संघर्ष रहेगा। और जो पत्रकार अच्छा काम करना चाहते हैं वो सच के साथ चलें, तथ्य के साथ चलें और विश्वास को बनाए रखें, निश्चित रूप से सफलता हाथ लगेगी। क्योंकि देखिए मीडिया समाज का दर्पण है जो सत्य और झूठ दोनों को दिखाने की ताकत रखता है। और अगर मीडिया ही गद्दारी करने लग जाए देश से या सत्ता के लिए तो फिर देश का तो उद्धार ही होना है। खैर, ऐसा नहीं है कि मीडिया गद्दार है या मीडिया गद्दारी करती है। गोदी मीडिया नाम क्यों पड़ा फिर? मीडिया देश के अहित के लिए ऐसा कुछ नहीं करती दिख रही है, नहीं करती है, लेकिन सरकार या लोगों के हित अहित की बात भी उसे सोचनी चाहिए कि सरकार की आलोचना कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, लोक कल्याण के मुद्दे कितने आने चाहिए और कितनी इंटेंसिटी के साथ आने चाहिए, ये विचार करने का विषय है। बेसिकली अभी जो ईरान और ये इजराइल और जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध चल रहा है, इसमें जो भी युद्ध है, जो भारत सरकार की जो मीडिया है उसकी क्या स्थिति है इस टाइम पर? युद्ध के दौरान चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं ना तो पूरी तरह सच दिखाई जा रही है और ना ही झूठ है, बट क्या स्थिति क्या है? देखिए, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और इस पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ताकतवर देश हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। जैसे अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया, रसिया का भी इम्पैक्ट है इस पर। भारत को अपनी स्थिति बहुत सोच समझ करके स्पष्ट करनी पड़ेगी, बहुत सोच समझ करके आगे के लिए विचार करना पड़ेगा जी। क्योंकि हमारे एक गलती से कहीं ना कहीं इतना बड़ा देश प्रभावित होगा। तो जो हमारा पुराना विषय रहा है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष की पॉलिसी जो रही है वो हमारे लिए आज भी उपयुक्त बनी हुई है। उस पर विचार करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। ऐसा देश हमारा कर भी रहा है और युद्ध की स्थितियां निर्भर करती हैं कि आगे क्या होगा। क्या ये जो युद्ध है और मोदी सरकार का जो डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट है, क्या इसको ये मुश्किल बना देगा? बैलेंसिंग एक्ट देखिए सरकार का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे लेते हैं वो, लेकिन जहाँ तक पूरे वर्ल्ड की मीडिया है, वर्ल्ड की मीडिया की नज़र है इस पर और हमें लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इसका समाधान होने वाला है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है एंड किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आज आपका प्रीसियस टाइम देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता आपका, और ऐसे ही लगातार पॉडकास्ट आते रहें और अच्छी अच्छी जानकारियाँ, नई नई जानकारियाँ हमारे ऑडियंस तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच।